तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एमवी वाला। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एमवी वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसके पहले मैंने बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बाद हमने बताया था कि ये तीनों टेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: इनडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद मैंने बताया था कि कोई भी इंडेफिनिट टेंस हो वो 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों प्रकार में हमने बता दिया था कि कौन कौन होते हैं। तो हमने बताया था कि उसमें से होते हैं, पहला होता है टू बी वाला, दूसरा होता है टू हैव वाला और तीसरा होता है एम बी वाला। पीछे की वीडियो में हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टू बी, पास्ट इंडेफिनिट का टू बी, फ्यूचर इंडेफिनिट का टू बी वाला क्या है। फिर हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टू है वाला, पास्ट इंडेफिनिट का टू है वाला और फ्यूचर इंडेफिनिट का टू है वाला क्या होता है। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों आज के क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एम भी वाला। याद रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एम भी वाला। तो इस टेंस को पढ़ने के बाद से 80% इंग्लिश इसी पे बोली जाती है। इसलिए अभी तक जितना टेंस मैं पढ़ाया हूँ और आगे भी जितना मैं पढ़ाऊँगा उस सब में अगर सबसे इम्पोर्टेंट है तो वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एम भी वाला। और ये अगर समझ में आ गया तो समझो कि इंग्लिश में आसानी से कोई व्यक्ति बोल सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से एम भी का मतलब होता है, याद रखेंगे हम लोग, मेन वर्ब। थोड़ा सा अब हम अगले पेज में चलते हैं इसमें से कि जिस प्रेजेंट इंडेफिनिट के एम भी वाले की बात हम करेंगे तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं एम भी वाला। और एम भी का मतलब क्या होता है फिर से मैं बता दूं कि एम भी का मतलब होता है MEIN, मेन, VERB, वर्ब। तो इस तरीके से मेन वर्ब जो होता है उसे हम एम भी वाला कहते हैं। तो हम पहले पहचानेंगे कि वाक्य कोई भी हो, कैसे पहचानेंगे कि वाक्य टू बी में है कि टू हैव में है कि एम भी में है। तो इसके लिए एक नज़र ध्यान में रखेंगे कि हमने बताया था इसके पहले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टू बी वाले की पहचान क्या है। तो ऐसे वाक्यों के अंत में यहाँ देख लेंगे टू बी वाले में कि है, हो, हूँ, होता है, होती है, होते हैं, बिना मौखिक क्रिया के लगता है, लगती है, लगते हैं, रहता है, रहती है, रहते इत्यादि लगे रहते थे। और उसी प्रकार टू है वाला मैं पढ़ाया था कि ऐसे वाक्यों के अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं, के पास है, को है इत्यादि लगे रहते हैं। लेकिन आज का जो क्लास है वह मुख्य तौर पे है एम भी वाला। तो एम भी वाले की पहचान के लिए हम जानेंगे कि ऐसे वाक्यों के अंत में खूब ठीक से समझेंगे जो मुख्य क्रिया दिया रहता है, पढ़ना, लिखना, खेलना, जाना, आना, गाना, हंसना इत्यादि, ये सब मुख्य क्रिया है। और उसके बाद ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो इत्यादि लगे रहते हैं। इस तरीके से इत्यादि इसमें लगे रहते हैं। ये अर्थात मुख्य क्रिया दिया रहता है सबसे लास्ट में, और उसमें ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो इत्यादि लगे रहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है, इस चीज़ को देखेंगे हम लोग, वह किताब पढ़ता है, इसमें लास्ट में दिया ता है। मैं किताब पढ़ता हूँ, हम लोग खेलते हैं, वह जाता है, हम लोग क्रिकेट कभी कभी खेलते हैं, वह विद्यालय में कभी कभी गीत गाता है। सब में हम देख रहे हैं कि ऐसे सभी वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगे रह रहे हैं। तो जब ये समझ में आ जाए कि ये एग्जाम्पल इससे क्या है, तब हम उसको शुरू करते हैं बनाने का नियम। तो बनाने के नियम में याद रखेंगे हम लोग कि कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैं फिर से हेडिंग एक बार देता हूँ, लिखेंगे इसके बाद बनाने का नियम। बनाने का नियम जो लिखेंगे, इस बनाने के नियम के बाद से नीचे पैराग्राफ चेंज करके तब हम लिखेंगे कि ऐसे वाक्यों को, ऊपर वाले लाइन में लिखेंगे हम लोग ऐसे वाक्यों को, और फिर उसके नीचे हम लिखेंगे MV1/SES की सहायता से बनाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट, ऐसे वाक्यों को MV1/SES की सहायता से बनाते हैं। MV1 का मतलब तो मेन वर्ब का पहला रूप, जिससे वर्ब के तो ऐसे 5 रूप होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 रूप से हम याद रखेंगे: प्रेजेंट रूप, पास्ट रूप और पास्ट पार्टिसिपल रूप। तो इसमें से जो मेन वर्ब का पहला रूप होता है उसी में एस अथवा ईएस का प्रयोग ज़रूरत पड़ने पर हम करते हैं और नहीं पढ़ने पर नहीं करते हैं। तब हम कहाँ एस का प्रयोग करेंगे, कहाँ ईएस का प्रयोग करेंगे, कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये सब हम सीखेंगे। लेकिन हम ये जान लेंगे पहले एक बार फिर से कि ऐसे वाक्य जिसके अंत में
मुख्य क्रिया दिया हो, पढ़ना लिखना खेलना जाना आना गाना हंसना रोना इत्यादि, और उसमें ता है ती है ते हैं ता हूँ ती हूँ ते होती हुई इत्यादि लगे हुए हों, तो ऐसे वाक्यों को मेन वर्ब के पहले रूप में एस अथवा ईएस लगाकर तब हम उसको बनाते हैं। याद रखेंगे कि जो भी एम भी वाला वाक्य होगा इसमें हम इसे मार का प्रयोग नहीं करेंगे, हैज हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। जिस वाक्य में देख लो जहाँ हैज हैव होगा वहाँ इजे मार का प्रयोग नहीं करेंगे, और जहाँ इसमें देख लो इजे मार होगा वहाँ हैज हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये जो हम पढ़ रहे हैं मेन वर्ब वाला, तो इस मेन वर्ब वाले में याद रखेंगे कि ऐसे वाक्यों को MV1/SES की सहायता से बनाते हैं। अब बनाते हैं तो हम कब SES का प्रयोग करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये सब हम पैटर्न में ही सीखेंगे। तो हम सबसे पहले पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE हेडिंग देंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के पैटर्न में हम यहाँ पे लिखेंगे, देख लो नीचे लिखा हुआ मैं कि सब्जेक्ट प्लस, सबसे पहले हम एस फॉर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस MV1/SES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इस तरीके से ये वाक्य हो गया। तो अब हम सोचेंगे कि वाक्य में यदि सब्जेक्ट कुछ भी दिया रहे तो कब हम इसका प्रयोग करेंगे, कब इसका प्रयोग करेंगे, कब किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पे मैं अभी पेज में आगे बताने जा रहा हूँ, ये रहा मेरा जगह, और इसमें मैं बताने जा रहा हूँ यदि वाक्य का सब्जेक्ट, खूब बढ़िया समझ लेंगे, किसी भी वाक्य का, ये मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट, बोर्ड पे लिखने में दिक्कत हो रही है स्क्रीन पे, फिर भी समझेंगे। यदि वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है तो समझेंगे। उसमें आता है ही के बाद आता है शी के बाद आएगा इट के बाद आएगा नेम का पावर 1। अगर इसमें से कोई भी आता है, ही आए, शी आए, इट आए, नेम का पावर 1, अर्थात कोई एक नाम हो, तब इसके साथ मेन वर्ब के पहले रूप में हम लोग एस अथवा ईएस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात यदि सब्जेक्ट के जगह पे, फिर से एक बार मैं बताता हूँ, यदि सब्जेक्ट के जगह पे हमारा अगर आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, यू के बाद अगर दे आ जाए, तो ये सब रहे तो सिर्फ मेन वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करके हम डायरेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। पेज बढ़ाता हूँ मैं। तब हम अदर वर्ड्स लिखते हैं, जबकि वाक्य का सब्जेक्ट अगर यहाँ पे देखते हैं ही, शी, इट या एक नाम हो, तो उसके साथ मेन वर्ब के पहले रूप में एस का प्रयोग करेंगे पहले, तब हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तब अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर हुआ है, एक बार फिर से इसे समझेंगे कि पहला स्ट्रक्चर क्या है। पहले यहाँ पे समझ लेंगे कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर अर्थात ही, शी, इट या कोई एक नाम हो, तब हम मेन वर्ब के पहले रूप में एस अथवा ईएस का प्रयोग करेंगे, और तब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि इसी सब्जेक्ट के जगह पे अगर समझो कि आई, वी, यू, वाई, ओ, यू और दे रहे, या नेम्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NAMES, मान एक से अधिक नेम्स हो, एक से अधिक नाम हो, तब डायरेक्ट मेन वर्ब का पहला रूप लिखते हैं। इसमें एस अथवा ईएस का प्रयोग हम नहीं करते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखकर अदर वर्ड्स लिख लेते हैं। इस तरीके से मेरे ख्याल से एस अथवा ईएस का प्रयोग हम सीख गए होंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैं बताया एस अथवा ईएस का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे और किसके साथ नहीं करेंगे। अब इसी पेज में हम आगे बताने जा रहे हैं कि कब हम एस का प्रयोग करेंगे और कब हम ईएस का प्रयोग करेंगे। तो इस ईएस का प्रयोग करने का ये दूसरा नोट्स मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि मेन वर्ब के MV1 के अंत में, जो हम इसमें वर्ब प्रयोग करने जा रहे हैं, अगर वर्ब में जो शब्द आता है उस वर्ड के अंत में OCH, SH, X, SS अगर इसमें से कुछ भी लगा हो, तब हम इसमें
ईएस का प्रयोग करेंगे, और बाकी अगर कुछ भी लगा हो मेन वर्ब के अंत में तो हम उसमें एस का प्रयोग करेंगे। अर्थात इसको फिर से इसको भी समझ लें, यदि MV1 के अंत में, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, MV1 के अंत में अगर इसमें से कुछ भी आ जाए, अन्य कोई भी अक्षर आए, ऊपर जो लिखा हूँ उसको छोड़कर अन्य कोई भी अक्षर क्यों ना आए, उस सब के साथ हम सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे। कब? यदि एस लगाने की ज़रूरत पड़ी तब। इस तरीके से हमने बताया कि MV1 के अंत में यदि मेन वर्ब के अंत में OCH SH हो तब हम एस का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब के अंत में अगर अन्य कोई भी अक्षर लगा हो तब हम उसमें एस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं कि हमने लिखा, यहाँ पर देख लो, GO, गो लिखा मैंने, गो में एस अथवा एस का प्रयोग करना है। तो हम अंत में देख रहे हैं कि ओ दिया है, तो ओ जब दिया है तो ये नियम हम देखते हैं कि यदि ओ दिया रहे तो अंत में हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ओ दिया है तो गो में हम प्रयोग करेंगे, तो गो हमारा हो जाएगा GOES। उसी प्रकार का हम दे दिए PLAY, वाई दिया है, OCHSH नहीं है, वाई दिया है, इसीलिए हमें अगर ACS का प्रयोग करना होगा तो इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। तो PLAY एस हो जाएगा। वहीं पे अगर REACH, रिच मीन्स पहुंचना होता है, इसमें अगर एस अथवा ES का प्रयोग करना हो तब हम क्या प्रयोग करेंगे, चूँकि CS दिया है इसलिए हम ES का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा REACHES, तो ये रीचेज हो जाता है। तो इस तरीके से एस अथवा एस का प्रयोग खूब अच्छे तरीके से सीख गए हो बच्चे। मान लो हमने दे दिया यहाँ पे, सोचो PUSH, पुश, पुश में अगर एस अथवा एस का प्रयोग करना हो तो हम क्या प्रयोग करेंगे, सोच कर बोलो। बहुत बढ़िया, SH दिया हुआ है इसीलिए हम क्या प्रयोग करेंगे, पुश में पुशिश का प्रयोग करेंगे। अगर हमने दे दिया, मान लो यहाँ पर KISS, किस, आलिंगन करना होता है, तो किस में अगर हमको एस अथवा ES लगाना हो तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, चूँकि SS दिया है इसलिए हम ES लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। अर्थात हमने बताया कि अगर किसी वर्ड के अंत में अगर SS दिया हो, SS दिया हो, X दिया हो, जैसे हमने एक और एग्जांपल ले लिया है MIX, मिक्स में अगर ACS लगाना हो तो हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे, तो ये हो जाएगा मिक्सेस। और इसके बाद अगर कुछ भी देता है तो हम उसमें सिर्फ एस लगाएंगे, जैसे W, यहाँ पे हमने रख दिया WRITE, इसमें एस अथवा एस का प्रयोग करना है हमें, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, चूँकि अंत में ई दिया है ना, तो और हम जानते हैं कि OCH, यहाँ पे फिर से एक बार समझा दें कि यदि किसी मेन वर्ब के अंत में OCH SHX हों तब हम ES का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो अन्य कोई अक्षर रहने पर सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो वर्ड है राइट, अंत में ई दिया है, इसलिए ई देने की वजह से हम इसमें ES न लगाकर एस का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा हमारा WRITES। इस तरीके से अगर CUT, कट दे दे तो हम क्या प्रयोग करेंगे, ACS में से एस का प्रयोग करेंगे, CUTS। उसी प्रकार अगर C देता है, CEE, ई दिया है इसलिए ACS में से क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, एस का प्रयोग करेंगे, तो CEES होगा। इस तरीके से हम सीख गए होंगे कि कब हम ACS का प्रयोग करेंगे और ACS का प्रयोग किसके साथ करेंगे। इसके बाद एक बार फिर से मैं समझाता हूँ इसको, क्योंकि यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट खंड है कि यदि किसी भी वाक्य को बनाते समय मेन वर्ब वाले वाक्यों में ऐसे वाक्य जिसके अंत में मुख्य क्रिया में ता है, ती है, ते है लगे हो, तो उस वाक्य को बनाने के पहले हम देखेंगे कि उसका सब्जेक्ट क्या है। अगर उसमें से सब्जेक्ट, एक बार फिर से मैं यहाँ बता रहा हूँ इसलिए ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के जगह पे ही, सी, इट या कोई एक नाम हो तब मेन वर्ब में हम एस अथवा ES का प्रयोग करते हैं, तब ऑब्जेक्ट, तब अदर वर्ड्स लिखते हैं। और यदि सब्जेक्ट की जगह ही, सी, इट का प्रयोग ना करके अगर इसी सब्जेक्ट की जगह आई, वी, यू, दे या कोई एक से अधिक नाम दिया हो तो मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे डायरेक्ट उसमें, और ऑब्जेक्ट लगा लेंगे
और अदर वर्ड्स लिख लेंगे। एस अथवा ईएस का प्रयोग तो भूल कर भी नहीं करेंगे। यही चीज़ मैंने बताया था। अब हमें सोचना है कि किस मेन वर्ब में एस का प्रयोग करेंगे और कब हम ईएस का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए ही मैंने यहाँ बताया कि यदि मेन वर्ब के अंत में इस चीज़ को देखेंगे, मेन वर्ब के अंत में ओ सी एच एस एच एक्स हो ये हो तब हम इसमें ईएस का प्रयोग करेंगे। और यदि किसी मेन वर्ब के अंत में अगर अन्य कोई भी अक्षर आ जाए तो उसमें हम एस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिख दिया है कि गो, जी ओ गो, इसमें ओ दिया था इसलिए ईएस का प्रयोग किए, वाई दिया है इसलिए हमने एस का प्रयोग किया, क्योंकि हम ईएस का प्रयोग सिर्फ उसी के साथ करते हैं जिसके अंत में ओ सी एच एस एच एक्स और डबल एस लगे हों। ये खंड तो बिल्कुल याद होना चाहिए बच्चे कि कब हम एस ईएस का प्रयोग करेंगे और कब नहीं करेंगे, किसके साथ ईएस का प्रयोग करेंगे और किसके साथ एस का प्रयोग करेंगे। तो ये क्लियर हो गया है बच्चों। अगर ठीक से समझ गए हो तो फिर हम आते हैं पेज पे आते हैं अपने वह जहाँ से छोड़कर हम आगे बढ़े हैं कि यदि किसी वाक्य के अंत में, फिर से एक बार मैं बता दूं, मेन वर्ब मुख्य क्रिया यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ, ती हूँ, ते होती हो इत्यादि लगे हुए हों तो ऐसे वाक्यों को हम मेन वर्ब वाला समझते हैं। और ऐसे वाक्य को पहचानने का तरीका ये है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है देखते हैं, जैसे वह किताब पढ़ता है, मैं जाता हूँ, वह खाता है, वो गाता है, मैं गाती हूँ, ऐसा कोई भी वाक्य होगा। और बनाने के नियम में मैंने बताया था कि ऐसे वाक्यों को मेन वर्ब के पहले रूप में एस अथवा एस का जोड़कर अतः उसकी सहायता से बनाते हैं, अर्थात एम भी वन बटे एस सी एस की सहायता से बनाते हैं। फिर मैं बताया था अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव में मैं बोला था कि अब इसका पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे हैं, फिर एम भी वन बटे एस सी एस का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लिखते हैं। हमने बताया था कि अभी इसकी सब्जेक्ट की जगह पे यदि ही सी इट या कोई एक नाम हो तब मेन वर्ब में एस अथवा एस का प्रयोग करते हैं। और ही सी इट या एक नाम अगर थर्ड पर्सन नहीं दिया हो सिंगुलर नंबर तो हम उसके साथ एस अथवा एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, फिर से आते हैं हम लोग और यहाँ से देखते हैं हम लोग कि मैं पत्र लिखता हूँ। तो मैं पत्र लिखता हूँ जब हम ये बनाएंगे तो कौन पत्र लिखता है जी, इसमें पहले हम सब्जेक्ट पहचानते हैं कि कौन पत्र लिखता है। तो हमारा उत्तर मिला मैं। सब्जेक्ट कौन, हम याद करो कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, कौन लगाकर, और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, क्या लगाकर। अब मेन वर्ब की अगर पहचान की बात अगर करें तो भूलना नहीं है, मेन वर्ब हमेशा कहाँ होता है, अंत में। मेन वर्ब कहें या वर्ब कहिए हमेशा अंत में होता है। तो ये तीन चीज़ अगर हम पहचान लिए तो बाकी को हम अदर वर्ड्स कहते हैं, अन्य शब्द कहते हैं। इसे उल्टा क्रम में लिख लेते हैं, याद होना चाहिए सबको बच्चे। तो मैं पत्र लिखता हूँ, कौन पत्र लिखता है, मैं। तो मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब मैं क्या लिखता हूँ, ये क्या से पूछ रहा हूँ, क्या लिखता हूँ, तो पत्र। तो पत्र हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल गया। और अंत में दिया लिखता हूँ, तो यह हो गया हमारा वर्ब, इसे मेन वर्ब कहते हैं। और वाक्य के अंत में देखो ता हूँ, दिया क्या इसमें, ता हूँ। तो ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते होती हो इत्यादि लगे हुए हो तो उसे मेन वर्ब कहते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे देख लो बच्चों, सब्जेक्ट रखते हैं। तो सब्जेक्ट हमने मैं के लिए आई लिख दिया। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में हमने लिखा लिखता हूँ, लिखना का राइट लिख दिया। क्योंकि सब्जेक्ट की जगह आई दिया है इसलिए इसमें न तो एस जोड़ेंगे ना ई एस जोड़ेंगे, क्योंकि एस ई एस का प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही सी इट या कोई एक नाम हो तब। और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं कि क्या लिखता हूँ जी, तो पत्र लिखता हूँ। तो पत्र लिखता हूँ के लिए लेटर का प्रयोग हमने कर दिया, फुल स्टॉप दे दिया। और इस तरीके से मैं पत्र लिखता हूँ, ये हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। अब नेक्स्ट इसमें से देख लो कि वह पटना में रहता है। सब्जेक्ट पहचानेंगे हम लोग कि कौन पटना में रहता है, वह। तो वह हमारा हो गया इसमें से ये सब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या रहता है, तो क्या से कोई उत्तर नहीं मिला, अर्थात इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो डायरेक्ट वर्ब में ये रहता है दिया है वर्ब, तो इसको हम लिख लेंगे, ये हमारा वर्ब हो गया। और जो बच गया इसमें पटना में, तो ये हमारा हो गया अदर वर्ड्स। तो बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही के बाद रहना का इंग्लिश में लिख दिया लिव, क्योंकि ही दिया है इसीलिए लिव में हमने एस का प्रयोग कर दिया, तो ही लिव्स। अब पटना में अदर वर्ड्स बच गया तो काटेंगे इसे दो खंड में, दो शब्द है तो। अब पीछे से आगे की तरफ लिखेंगे जब, तो सबसे पहले मे का इंग्लिश लिखेंगे तो हो जाएगा इन, अब पटना का लिख लेंगे पटना। इस तरीके से ये वाक्य हमारा कंप्लीट होता है बच्चे। अगर इसमें और भी कोई दुविधा हो तो तुम एग्जाम्पल से देखोगे, बनाओगे, समझोगे, और कोई दिक्कत होता है तब हमसे पूछोगे। फिलहाल अभी जैसे मैं तुम्हें 2 4 5 वाक्य दे रहा हूँ, उसको बनाओ और उसके बाद कोई दिक्कत होता है तब बोलो।
मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ अगर बनाना हो तो याद करो बच्चे कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दो। मैं क्रिकेट खेलता हूँ अगर बनाना हो तो मैं के लिए हम क्या लिखेंगे, आई। खेलता हूँ के लिए क्या लिखेंगे, प्ले। क्या खेलता हूँ, क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। उसी प्रकार अगर रहे कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग के लिए हो जाएगा वी प्ले क्रिकेट। ना तो आई के साथ प्ले में ए सी एस जोड़ेंगे, ना वी के साथ जोड़ेंगे। वहीं पे अगर है कि तुम क्रिकेट खेलते हो तो तुम क्रिकेट खेलते हो अगर रहता है बच्चों, तो तुम क्रिकेट खेलते हो के लिए ये लो मैंने मिटा दिया यहाँ से इसको, ये मिटा दिया, ये भी मिटा दिया मैं। तुम क्रिकेट खेलते हो तो तुम के लिए हम सिर्फ क्या लिख लेंगे, वाई ओ यू, यू प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर यहीं पर है कि वह क्रिकेट खेलता है, क्या रहे वह, तो वह के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ही। खेलने के लिए हम प्रयोग करेंगे जब प्ले, तो ही आ गया, तो ही शी इट या एक नाम हो तब हम प्रयोग इसमें एस अथवा एस का प्रयोग कर लेंगे। वाई दिया इसलिए एस का प्रयोग कर लिए, तो ही प्लेज क्रिकेट। यही सोचना है बच्चों कि कब एस का प्रयोग करेंगे या कब नहीं करेंगे, और कब हम एस का प्रयोग करेंगे, कब ईएस का प्रयोग करेंगे। ये दो चीज़ अगर क्लियर हो गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एमवी वाले में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ अफर्मेटिव। अब हम जो दूसरा खंड इसका पढ़ने जा रहे हैं वह खंड इसका कहलाएगा निगेटिव। तो निगेटिव के वाक्यों को यहाँ मैं लिखता हूँ फिर से, NEGATIVE, निगेटिव। निगेटिव वाले वाक्यों को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसमें डू डज का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे कि इसमें नॉट डायरेक्ट नहीं लगा देते हैं। एमवी वाला जब भी वाक्य आएगा तो इसमें हम डू या डज का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में। तो डू डज का प्रयोग हमने कर दिया, उसके बाद इसमें से नॉट का प्रयोग करेंगे, तब MV1, तब ऑब्जेक्ट, तब अदर वर्ड्स लिखते हैं। अब हमें सोचना है कब हम डू का प्रयोग करेंगे और कब हम डज का प्रयोग करेंगे। तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर से हम चलेंगे उसी हिस्से पे जहाँ हमने बताया था कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट, यहाँ ध्यान दो ठीक तरीके से, वाक्य का सब्जेक्ट ही सी इट या एक नाम हो तो मेन वर्ब के पहले रूप में एस ईएस का प्रयोग करते हैं। तो दरअसल सबके साथ डू का ही प्रयोग होता है, नॉट के पहले डू का प्रयोग होता है। लेकिन सब्जेक्ट जहाँ है, जैसे ही सी इट एक नाम आता है तो उसमें एस अथवा एस जुड़ जाता है। और जो हमारा डू होता है, इस चीज़ को समझेंगे, डू, जो डू होता है तो डू में जब एस अथवा ईएस में से कोई एक जोड़ना होगा, तो चूँकि अंत में ओ आ रहा है इसीलिए इसमें एस अथवा ईएस में से कुछ जोड़ना होगा तो हम क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। इसीलिए डू का प्रयोग जब हम करते हैं ही सी इट के साथ तो डू ना होकर वो क्या होता है, डज हो जाता है। अर्थात यदि वाक्य का सब्जेक्ट, खूब बढ़िया समझेंगे, वाक्य का यहाँ पे मैं बता दिया सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही शी इट या कोई एक नाम हो, नेम का पावर 1 मैं लिख रहा हूँ, तब हम इसके साथ प्रयोग करेंगे डज प्लस नॉट। और यदि यहीं पे अगर सब्जेक्ट के जगह पे अगर ही सी इट ना आकर अगर मानो कि कोई दूसरा वर्ड आ जाता है, जैसे मैंने बताया मुख्य तौर पे फिर से यहाँ पे कि यदि सब्जेक्ट के जगह पे अगर मान लो कि आई आ गया, वी, यू, ये वी ठीक से लिखेंगे, यू, या दे आ जाए और दे के साथ साथ नेम्स आ जाए, माने एक से अधिक नाम आ जाए, तब इसके साथ हम प्रयोग करते हैं डू प्लस नॉट। इस तरीके से हम अब फिर से इसको समझते हैं कि अगर सब्जेक्ट ही सी इट या एक नाम हो तो डज प्लस नॉट प्लस MV1 का प्रयोग करेंगे, तब हम MV1 का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और अगर आई, वी, यू, दे या नेम्स रहे तब इसमें डू प्लस नॉट प्लस MV1 का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से डू डॉज के प्रयोग में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। डू और डॉज में डज का प्रयोग कब करेंगे, यदि सब्जेक्ट के जगह पे ही सी इट या एक नाम दिया हो तब। और डू का प्रयोग कब करेंगे, तो अगर सब्जेक्ट की जगह आई, वी, यू और दे दिया हो या एक से अधिक नाम दिया हो तब डू का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से डू और डज के प्रयोग में कोई मिस्टेक और कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो हम निगेटिव बना रहे हैं। निगेटिव में है कि
पैटर्न फिर से एक बार समझ लेंगे कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद से हम यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करेंगे, तब नॉट लगाएंगे। जैसे मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, कौन पत्र नहीं लिखता है? मैं। तो मैं का अंग्रेजी हमने लिख दिया आई, और आई के बाद डू या डज में से हम लगाएंगे तो क्या होगा? डू नॉट, डू नॉट। अगर इसी आई के जगह पे अगर ही, सी, इट या कोई एक नाम रहता तो हम डज लगाते, लेकिन चूंकि आई है, वी रहे, यू रहे, दे रहे, नेम्स रहे, तो हम डू का प्रयोग किए। तो आई डू नॉट, उसके बाद मेन वर्ब लिखना है, तो मेन वर्ब लिखता हूँ, लिखना का हमने लिख दिया राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या लिखता हूँ? तो पत्र। तो पत्र के लिए हमने अ लेटर का प्रयोग कर दिया। इस तरीके से आई डू नॉट राइट लेटर, इसी को शॉर्ट फॉर्म में आई डोंट राइट अ लेटर के नाम से भी लोग लिखते हैं। तो इस तरीके से अगला वाक्य इसमें हो गया। दूसरा वाक्य पर ध्यान दो, वह पत्र नहीं लिखता। अब की बार आ गया वह, तो वह के लिए हमने प्रयोग कर दिया ही के साथ हमने लगाया डज नॉट, तब मेन वर्ब हो गया इसमें से राइट अ लेटर। क्या नहीं लिखता है? तो एक पत्र, लेटर। तो इस तरीके से इसको हम देखेंगे कि यदि सब्जेक्ट के जगह पे ही, सी, इट या एक नाम था तो हमने डज नॉट का प्रयोग किया, और यदि सब्जेक्ट की जगह आई, वी, यू, दे या नेम्स रहे तो उसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। बिना डू डज लगाए एम वाले वाक्यों को, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एम वाले वाक्यों में आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर आप करते हैं तो वाक्य गलत होता है। इसलिए इसे एकदम भूलना नहीं है, बिल्कुल ठीक तरीके से याद कर लेना है। और इस तरीके से अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस हम सीख चुके हैं। तो अब इसी के साथ हम इसका इंट्रोगेटिव सीखते हैं, और इंट्रोगेटिव सीखने के लिए फिर अगले पेज में आते हैं, और यहाँ देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। यहाँ मैं फिर से एक बार लिखता हूँ, ये हो गया हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। तो यहाँ हमने लिख दिया INTERROGATIVE। बार बार मैं लिखता हूँ, इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले क्या प्रयोग करेंगे? याद रखेंगे कि इसमें सबसे पहले हम वही WH का प्रयोग करेंगे। कब? यदि वाक्य में कौन, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि लगे हुए हैं तब। याद रखेंगे कि WH ग्रुप का प्रयोग हम तभी करते हैं जब मुंह से उसका उत्तर कुछ देना पड़े। और यदि किसी वाक्य की शुरुआत सिर्फ क्या से हो तो वैसे वाक्यों को हम डू या डज से बनाते हैं, और ऐसे वाक्यों में हमें WH ग्रुप को लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्या वह पढ़ता है, क्या वह पत्र लिखता है, क्या मैं चाहता हूँ, क्या वह खेलता है, क्या हम लोग गाना गाते हैं, ऐसा कोई भी वाक्य क्यों न हो जो क्या से शुरू हो, तो ऐसे वाक्यों को सिर्फ हम डू डज से बना लेते हैं। ऐसे वाक्यों में हमें WH को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से तो सबसे पहले WH लगाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तब लगाएंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं लगाएंगे, लेकिन डू डज ज़रूर लगाएंगे। और शुरुआत अगर डू डज से करते हैं तो इसे कैपिटल लेटर से लिखेंगे डू, और कैपिटल लेटर से डज लिखेंगे। और तब हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तब मेन वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लिखकर क्वेश्चन मार्क लिखना ज़रूर नहीं भूलेंगे हम लोग, इसलिए कि क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से दिया जाता है। इसके बगैर वाक्य गलत हो सकता है हमारा, इसलिए इस पर ध्यान देंगे। अब जैसे वाक्य को बनाना है कि क्या वह पत्र लिखता है, हमने बताया था कि यदि वाक्य को क्या से शुरू किया जाए, अगर वाक्य को क्या से शुरू किया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या से शुरू करने वाले वाक्यों को हम डू डज से बनाते हैं। तो चूँकि सब्जेक्ट वह दिया है इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे, डज। और तब डू डज में से डज हमने लगा दिया, तब सब्जेक्ट लगाना है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट की जगह वह के लिए हमने ही लगा दिया। अतः मेन वर्ब लिखता है तो लिखना का हमने लिख दिया राइट। और चूँकि इसमें अब राइट में एस अथवा इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो एस लिखने वाले थे हम लोग, वह एस हमने डू में लिख दिया तो डज हो गया है। इस पर ध्यान में रखना है, जब डू या डज का प्रयोग हम कर देते हैं तो एस का प्रयोग हम मेन वर्ब में नहीं करते हैं। तो डज ही राइट, उसके बाद क्या लिखता है, तो एक पत्र लिखता है, तो अ लेटर का प्रयोग हमने कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरीके से ये पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, वह पत्र क्यों लिखता है। वह पत्र क्यों लिखता है, इसमें विशेष तौर पे ध्यान देंगे हम लोग। क्यों शब्द आ गया तो इसीलिए क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे, किधर, ये सब कुछ भी दिया रहेगा, जिसे WH ग्रुप कहते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने क्यों के लिए लिखा वाई, वाई के बाद डज। डज इसलिए लिखा कि सब्जेक्ट की जगह पे क्या दिया है, ही दिया है, तो वाई डज ही। अतः मेन वर्ब हम लिखते हैं तो राइट अ क्या लिखते हैं जी, एक पत्र, तो लेटर। इस तरीके से वाई डज ही राइट अ लेटर। अगर वह पत्र क्यों लिखता है की जगह अगर रहता है कि मैं पत्र क्यों लिखता हूँ, तब लिखते हैं वाई डू आई राइट अ लेटर।
हम लोग पत्र क्यों लिखते हैं अगर रहता तब लिखते हैं वाई डू वी राइट अ लेटर। तुम पत्र क्यों लिखते हो अगर रहता तब लिखते हैं वाई डू यू राइट अ लेटर। अर्थात डू या डज के प्रयोग में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर रहता है कि राम पत्र क्यों नहीं लिखता है तब लिखते हैं वाई डज राम राइट अ लेटर। वहाँ हम राम रहेगा, एक नाम कोई भी रहेगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे। वहीं दो नाम अगर रहते हैं कि राम और श्याम पत्र क्यों लिखते हैं तब लिखते हैं वाई ड की जगह हम लिखते हैं वाई डू राम एंड श्याम राइट अ लेटर। इस तरीके से इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका ये ले लो इंट्रोगेटिव। अब जो पढ़ेंगे हम लोग उसमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, एक ऐसा वाक्य है जिसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारात्मक शब्द भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसे वाक्यों को हम बनाते हैं तो उसका पैटर्न हम लेते हैं WH प्लस। सबसे पहले याद करेंगे कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले WH लिखेंगे, कौन कब क्या कहाँ कैसे अगर रहेगा तब आना है तो डू दर से। वाक्य की शुरुआत अगर क्या से किया गया हो तो डू दर से ही बनाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, तब तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, तब मेन वर्ब का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। तो इस तरीके से ये पैटर्न हमारा अब कंप्लीट हो गया। जैसे कि क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, इस पर समझेंगे हम लोग। क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते, क्या से शुरुआत है वाक्य की, इसीलिए हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हम लोग दिया है तो हम लोग के लिए हम प्रयोग करेंगे डू वी, तब नॉट का प्रयोग हम कर लेंगे सब्जेक्ट की तुरंत बाद। देख लो यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है तो हमने नॉट लगा दिया, डू वी नॉट। तब बोलते हैं, बोलना की इंग्लिश हमने लिख दिया स्पीक। क्या नहीं बोलते हैं तो अंग्रेज़ी के लिए हमने लिख दिया इंग्लिश। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। अंतिम वाक्य से देखते हैं कि हम लोग अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोलते हैं। तो क्यों का प्रयोग इसमें हो गया है, क्यों, तो हम क्यों प्रयोग हो गया तो हम उसके लिए WH ग्रुप का प्रयोग करेंगे वाई। अब वाई के बाद डू का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर क्या दिया है, वी दिया है। हम लोग के लिए वी का प्रयोग करते हैं वाई डू वी, सब्जेक्ट की तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं वाई डू वी नॉट। नॉट के बाद बोलते हैं, बोलना का अंग्रेजी स्पीक। क्या बोलते हैं अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के लिए लिख लेंगे इंग्लिश। इस तरीके से ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का MV वाला कंप्लीट होता है। थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन इसको 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार देखोगे बच्चे, क्योंकि मैंने बता दिया कि जितना इंग्लिश स्पीकिंग है, टोटल स्पीकिंग जो होती है इसी पे डिपेंड करता है कि अगर ये जिसका तैयार उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि कोई दिक्कत होती है तो फिर मैं एक बार फिर से बता दूं, आप मुझे कॉल करें, समझें, और कोई परेशानी हो कभी पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर भी मैं डाल रहा हूँ 9801466165। तो इस तरीके से इस नंबर पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं कोई दिक्कत होती है तो। और ये पूरा कंप्लीट करके ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक सामान्य तौर पे सस्ती बुक है, मार्केट में मिल जाती है, उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट के MV वाले एक्सरसाइज को निकाल कर बनाना है और सब बनाकर अब फिर मुझे सेंड भी करना है ताकि मैं देख सकूँ। बाकी तैयार रहो बच्चे, अगला वीडियो हम फिर सेंड करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का MV वाले का। तब तक इसको पढ़ो, समझो, देखो, और अगर वीडियो पसंद पड़े तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। साथ में इसको शेयर तो निश्चित रूप से किया करो बच्चे, ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूँ। ओके।